हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस। तो यूजुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस को कैटर करते हैं, ये रूरल सेगमेंट को कैटर करते हैं और आने वाले 10 साल 25% के सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस सेगमेंट में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक साहूकार जो लेंडर्स होते थे वो 40 से 50% के इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे फार्मर्स को, या जो स्मॉल टिकट साइज लोन लेते थे रूरल सेगमेंट में, और कई बार तो ऑलमोस्ट 100% के इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे एनुअल लेवल पे अगर हम देखें तो। यूजुअली ये जो लोन्स है ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए होते थे, तो कोई जो रिटेल बोरोवर है वो कभी इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाता था, क्योंकि ना तो उनको इस लेवल की एजुकेशन होती थी और ना उनको उस लेवल का एक्सपोजर होता था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि धीरे धीरे इसमें एनबीएफसीज घुसे और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनीज घुसी, और गवर्नमेंट को ये सेगमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसको कभी बड़ी कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक लोन्स नहीं देती। तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का निर्माण किया गया और गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि वो जो रूरल सेगमेंट है जिसको बड़ी बैंक्स कैटर नहीं करती उनको स्मॉल टिकट साइज लोन्स भी मिले और इतने हाई चार्जेस न लगे उनपे इतना बर्डन आ जाए कि वो सुसाइड कमिट कर ले, जैसे कि फार्मर्स सुसाइड कमिट कर लेते थे इस तरह के हेवी इंटरेस्ट के चार्जेस की वजह से। तो ये चीजों को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट लाया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 प्राइमरी कंपनीज है, एक है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और तीसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस। अगर ये तीनों कंपनीज का मिला के मार्केट शेयर देखें तो ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर सिर्फ 3 कंपनीज के पास है, और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ये अपना मार्केट ग्रैब करते जाएंगे। और उसके बाद दूसरी चीज है कंसोलिडेशन, ये 3 कंपनीज जो है इसके पास मेजर कंसोलिडेशन होके मेजर मार्केट शेयर बच जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स देखेंगे और चार्ट पे देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग है। सेविंग्स में आप देखो फिक्स डिपॉजिट, एफडी, आरडी इस तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो 7% की इंटरेस्ट रेट ये पे कर रहे हैं, ऐसा ये दिखा भी रहे हैं। एंड अबव 1 लाख इन लोगों ने 6% के इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो इस तरीके से हाई इंटरेस्ट देके ये सेविंग्स अकाउंट के ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स जो है जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होना चाहिए, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। और यहीं पे इन लोगों ने सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे आपने जैसा देखा कि हाई इंटरेस्ट पे करके ये ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो बिजनेस में भी ये करंट अकाउंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। और इसको हम थोड़ा सा स्लाइड में भी समझे तो आप देखो कंटिन्यूसली इनकी कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कंटिन्यूसली जो 21% हुआ करती थी फिस्कल ईयर 2020 में, वो इंक्रीज होते हुए अभी 40% हो गई है। 40% की कासा ओवरऑल बुक की ये ऑलमोस्ट कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसा हो गया है। तो जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, इस तरीके से इतनी अग्रेसिवली इन लोगों ने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट इन लोगों ने ग्रो किया है। और वहीं अगर हम बात करें इनकी लेंडिंग साइड की, किस तरह के चीज़ों में ये लेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो एक तो बिजनेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। तो आप देखो व्हीकल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, इस तरह की चीज़ों में ये लोन देते हैं। इसके अलावा एमएसएमई लोन और एग्रो बिजनेस बेस्ड लोन। तो ये 5 कैटेगरी ऑफ लोन्स है जहाँ पे इनका मेजर पैसा जाता है। इसके अलावा ये माइक्रो फाइनेंस में भी लेंडिंग करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दैट इज़ द मेन पेन पॉइंट, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं तो वहाँ पे आपके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन की बात करें या तमिलनाडु में एक साइक्लोन आया था उस टाइम पे बात करें, तो साइक्लोन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे इनका एक मेजर सोर्स ऑफ कस्टमर्स रहता था माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का। तो इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो है बहुत पेनफुल एरिया होता है। और इक्विटस होल्डिंग को मैं कभी भी माइक्रो फाइनेंस की तरह नहीं देखता हूँ। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि पहले इनका जो लोन बुक था वो मोर और लेस 40% जो है लोन्स जो है माइक्रो फाइनेंस को जाया करता था, और करेंटली मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 17% जो है वो माइक्रो फाइनेंस को लोन जाता है। तो मोटा बुक आज इनका एनबीएफसी है, और इसलिए मुझे लगता है कि इक्विटस होल्डिंग जो है ये एक एनबीएफसी, क्लोजर टू एनबीएफसी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ इनका टाई अप है, और ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी अपने जितने भी इनके ब्रांचेस हैं वहाँ से सेल करने की कोशिश करते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू। इसके अलावा इवन म्यूचुअल फंड्स भी ये टाई अप कर रखा है इन लोगों ने, और तो इक्विटस जो है हेल्प करती है अपने
कस्टमर्स को। तो इस तरीके से इनके मेजर सेट ऑफ बिजनेस है जहां से इनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। बैंक्स के केस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है लो से लो, इसीलिए इनका कासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज है कि हाई क्वालिटी लेंडिंग हो। तो इन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस में ऑलरेडी लगभग 17% के आसपास का लोन बुक ले आया है। और माइक्रो फाइनेंस इज द ओनली एरिया जहां पे इनको पैसा वापस रिकवर करने में मुश्किलें आती हैं, स्पेशली पैंडेमिक के दौरान, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसको हम फाइनेंशियल्स में भी देखेंगे कि क्यों ये बाकी कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे। और इसके अलावा तीसरी चीज़ हो जाती है मैनेजमेंट, क्योंकि बैंक के केस में मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के एमडी की मिस्टर वासुदेवन, तो इसके पहले इन्होंने एक अच्छा खासा टेन्योर जो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में स्पेंड किया है। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी जो है एक और हाई क्वालिटी एनबीएफसी है जहाँ पे इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पे भी डाउट नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी वेटरन माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी देखेंगे तो एक्स कोटक एंड एक्स एचडीएफसी जैसी कंपनीज के सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बट सबसे ज़्यादा फोकस मिस्टर वासुदेवन पे दिया जाता है, क्योंकि इनका जो करियर रहा है, इन्होंने जहाँ पे भी गए हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। करेंटली अगर मैं बात करूं तो इक्विटस बैंक की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ऑलमोस्ट 15% मार्केट शेयर इनके पास है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस के अंदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के पास लगभग 15% मार्केट शेयर है। और ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर एयू स्मॉल फाइनेंस के पास है। तो ये 3 जो है मेजर बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, जिनके पास मेजर ऑफ द मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर इन 3 कंपनीज के पास है। तो इंडिया में जिस तरीके से रूरल पेनिट्रेशन हो रही है, जिस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो पहले जो लोकल प्लेयर्स से लोन लेते थे ऑलमोस्ट 40%, 50%, कहीं कहीं पे तो ऑलमोस्ट 100% के इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेते थे, वहाँ पे इस तरह की बैंक्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। वो लगभग 25% के आसपास के इंटरेस्ट रेट पे लोन्स सर्व करती है। ये एक अच्छा रूरल पेनिट्रेशन भी होता है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में तरक्की हो रही है, जिस तरीके से लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, स्पेशली इवन रूरल सेक्टर में, तो यहाँ पे इनके जो बिजनेस है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट से ये ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। इनके मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स में भी ये गाइड करते हैं कि इनको डिमांड का इशू नहीं होता है, डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। इशू इनको पैसा देने पे है, वहाँ पे एनपीए ना क्रिएट हो, वहीं पे चैलेंजेस आती है। और इसको इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से माइक्रो फाइनेंस को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा है। तो बिजनेस तो हमने देखा काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है इनका। और वहीं अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो सबसे पहले कंपनी के नंबर्स देखते हैं। आरओसी देखो आप ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। ये जो आरओसी है ये आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस जैसा है। बजाज फाइनेंस का भी लगभग 9.2% के आसपास ही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप, काफ़ी अमेजिंग है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30% के आसपास है 5 ईयर्स में। और आप सेल्स ग्रोथ देखोगे ऑलमोस्ट 30% के आसपास है 3 ईयर्स में, एंड 5 ईयर्स में भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.75 है, जो कि काफ़ी अच्छा मानूंगा मैं। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक का भी रिटर्न ऑन एसेट लगभग 1.75% के आसपास ही है। इस तरह के हाई क्वालिटी नंबर्स हैं इनके। और इसको थोड़ा सा हम इसको P&L में भी समझते हैं। तो P&L में भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट 0 से आसपास से इंक्रीज होते हुए आज के टाइम पे अगर बात करें तो अभी क्या 2 क्वार्टर्स और बचे हुए हैं। अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3300 करोड़ की रेवेन्यू है। और वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे 0 था पहले, वो इंक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट करेंटली 384 करोड़ हुआ था। और करेंटली अगर हम बात करें इस साल की करंट ईयर की भी बात करें तो 277 करोड़ ऑलरेडी हो गया है, जबकि 2 क्वार्टर के रिजल्ट अभी भी आने बाकी हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों की नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। और इसी को हम थोड़ा सा लोन बुक के हिसाब से भी समझे तो आप लोन बुक देखो, जहाँ पे 0 की लोन बुक थी वो इंक्रीज होते हुए लगातार इंक्रीज हुई है। और करेंटली बात करें तो ऑलमोस्ट 22,000 का लोन बुक साइज है। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी किया है। और वहीं अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, आप देखो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 82% का स्टेक है, करेंटली 81.5 है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का जो रूल है उसकी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो आईपीओ के विद इन 2 ईयर्स, आई थिंक मोस्ट लाइकली 2 ईयर्स होता है, उसके अंदर प्रमोटर्स को अपना स्टेक जो है लेस देन 75% लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको फर्दर यहाँ पे जो 81% के आसपास है, इससे फर्दर इनको ऑलमोस्ट 6% जो है मार्केट में इनको ऑफलोड करना पड़ेगा। तो प्रमोटर्स के अलावा अगर हम देखें डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 13% के आसपास है और पब्लिक के पास मात्र 5% का स्टेक है। तो जितनी बढ़िया क्वालिटी की कंपनीज होती है
उनमें मोस्ट ऑफ द स्टेक जो है प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई, ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर ही रहती है और पब्लिक के पास बहुत कम स्टेक होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये रूल वैलिड होगा, लेकिन जिन कंपनीज में एफआईआई डीआईआई की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होती है वो काफी कुछ इंडिकेट भी करती है। तो इसी का एग्जांपल है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वहीं अगर हम चार्ट पे देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 45 का है। तो जैसा मैंने कई पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि आरएसआई लेस देन 30 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आपको बाई करना चाहिए। तो करंटली ये बहुत अच्छी टाइम नहीं है आई वुड से, बट आप अगर थोड़ा सा वेट करोगे तो डेफिनेटली इसमें अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसा मैंने पास्ट में भी पहले कई बार दिखाया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं आपको, तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मैंने वीडियो बनाया था जनवरी 30 2021 में, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स के आसपास पहले वीडियो बनाया था। तो लगभग 1300 के प्राइस पे मैंने ऑलमोस्ट जनवरी के 30 तारीख को ये वीडियो बनाया था। तो उसी को हम थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं। तो आप देखोगे जो मैंने वीडियो बनाया था जनवरी 30 को, वो मोर और लेस मार्केट का बॉटम था, आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने की है कि उस टाइम पे आरएसआई भी लेस देन 30 था और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी था स्टॉक। और सिमिलर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट इंडिया का। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया था जनवरी 25 2021 को। आप चाहो तो ये वीडियो डिटेल लेवल पे भी देख सकते हो, तो आप सर्च कर सकते हो रेनबिस अबाउट करके, और कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है तो रेनबिस लगा के आप सर्च कर सकते हो। तो आप देखो अगेन जो है ये बॉटम प्राइस हुआ करती थी उस टाइम पे, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो इस तरीके से एक अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को आरएसआई लेस देन 30 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बाई किया जाए तो काफ़ी अच्छा मोटा पैसा बनता है। तो अगर आपको आरएसआई लेस देन 30 एंड 200 डे मूविंग एवरेज पे भरोसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम रेगुलरली जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और आरएसआई लेस देन 30 पे जो स्टॉक्स रहते हैं वो पोस्ट करते रहते हैं। तो पैसे बनते हैं अगर हाई क्वालिटी कंपनीज लाइक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनीज में होल्ड किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए फॉर 10 ईयर्स, तो मोटे पैसे बनते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि जब जब मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आए और शेयर प्राइसेस फॉल करे तो वैसे को हमको अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की कंपनीज में आपको बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे फॉल मिलेगा, मार्केट के साथ साथ ये फॉल कर सकती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज की वजह से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले तो दोनों हाथों से उसको ग्रैब करने का है। और अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगली कंपनी कौन सी है जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हो मैं कवर करूं, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इन तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उनको भी हाई क्वालिटी कंटेंट मिले। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।